एवरीवन, वेलकम टू संजय क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 6, ये हमारा ज्योग्राफी की बुक का लास्ट चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन, हिंदी में देखें तो इसको हम जनसंख्या कहेंगे। और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एग्जाम में ये चैप्टर टोटल कितने मार्क्स का आता है? टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही है जनसंख्या, पॉपुलेशन, नाम से ही क्लियर हो रहा है पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? जनसंख्या का मतलब जानेंगे सबसे पहले, इसके बाद ही हम आगे कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हम जनसंख्या का मतलब जान लेते हैं। तो जनसंख्या का मतलब क्या होता है? आप लोग खुद सोचिए कि क्या होता है इसका मतलब। खुद थोड़ा अगर माइंड लगाएंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगा, इजी डेफिनेशन इसकी निकल जाएगी। एग्जैक्ट डेफिनेशन तो हमें एग्ज़ाम में कुछ और लिखनी होगी, लेकिन अगर हम इसका मतलब सोचें तो वो भी आंसर करेक्ट होगा, वो भी हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बुक की रटाई लैंग्वेज लिखनी है, जो हम जैसे मीनिंग इसका निकाल करके सोचते हैं तो उसको भी हम लिख सकते हैं। देखिए, जैसे कि जनसंख्या का मतलब क्या होता है, दो शब्द से मिलाइए, जन प्लस संख्या। तो आप लोग सोचिए कि संख्या क्या हो गया? संख्या तो हो गया कोई भी नंबर होता है हमारा, उससे हम क्या कहेंगे? वो हमारा संख्या होता है। 1 2 3 4, ये हमारे क्या है? ये हमारे नंबर है। फ़ोन नंबर होता है, किसी भी चीज़ का नंबर होता है कि कितने कपड़े हैं हमारे पास, कितने शूज़ की जोड़ी है, तो वो क्या है? वो हमारी संख्या है। तो इसके बाद हमारा जो है अब आता है जन। तो जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है जनता, जो हम लोग हैं आपस में, जो हम लोग हैं आपस में, एक लोग हैं, दो लोग हैं और हम लोग हैं। हम लोग क्या है? हम लोग जन है, मतलब लोग हैं, हम लोग जनता है। तो जनसंख्या का मतलब यहाँ पे फिर क्या निकल कर आता है? लोग प्लस नंबर। मतलब कि इससे जनसंख्या का मतलब क्या हुआ कि लोगों की संख्या कितनी है, किसी भी लोगों की संख्या कितनी है, किसी भी घर में, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले, किसी भी देश में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। जैसे कि किसी परिवार में 6 मेंबर है, 7 मेंबर है, तो क्या कहेंगे हम कि इस परिवार में 7 जने रहते हैं, तो उस परिवार की जनसंख्या कितनी है? 7 है। इसी तरह जो जनसंख्या का कॉन्सेप्ट है ये समझेंगे कि जनसंख्या का मतलब क्या होता है कि कितने, कौन सी पर्टिकुलर किसी भी एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे। तो देखिए, अगर जनसंख्या की डेफिनेशन की बात करें हम तो क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, कोई भी क्षेत्र, जैसे गांव या शहर या कोई भी राज्य देख लो, कोई भी देश देख लो, तो वहाँ पर कौन रहते हैं? वहाँ पर लोग रहते हैं। तो लोगों की जो संख्या होती है टोटल, उस जगह पे, उस क्षेत्र में, उस देश में कितने लोग रहते हैं, उसकी संख्या को क्या कहेंगे? उसकी संख्या को हम जनसंख्या कहेंगे। जैसे कि अगर हम गांव की बात करें तो गांव में टोटल लोग रहते हैं 1000, तो गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 1000। और अगर शहर की बात करें तो शहर की जनसंख्या कितनी हो गई? 5000। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा है कि जनसंख्या कि किसी भी क्षेत्र में, जैसे गांव में कितने लोगों की जनसंख्या है, शहर में कितने लोगों की जनसंख्या है, वहाँ पर कितने लोग हैं, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में कि रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहेंगे? वहाँ की जनसंख्या कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, ये हमारा पर्टिकुलर एरिया है, कुछ भी ले लो, गांव, शहर, कोई भी राज्य है, कोई भी इंडिया या इंडिया मान लो, या कोई भी कंट्री मान लो इसको, और यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़ है। तो ये क्या हो गई? ये क्या है? ये उस देश की जनसंख्या है कि उस देश में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम, ये हमारा था जनसंख्या का कॉन्सेप्ट। और अब हम देखते हैं जनगणना। जनगणना किसे कहते हैं? ठीक है, तो जनगणना किसे कहते हैं? अगर हम जनसंख्या के जैसी इसकी भी डेफिनेशन को अलग अलग करके देखें, जन प्लस गणना, तो क्या मतलब निकलता है जनगणना का?
जन का मतलब यहाँ पे वही है लोग, हम लोग, जनता, लोग, तो जन का मतलब भी यहाँ पे क्या है, लोग। और अगर गणना की बात करें तो गणना का मतलब यहाँ पे क्या होता है, काउंटिंग। जैसे कि कितनी काउंटिंग है, जैसे कि 1 2 3 4 कितने, जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं ना कि कितने हमारे पास कपड़े हैं, कितने हमारे पास कमरे हैं, तो ये क्या है, ये गणना है। तो जनगणना का मतलब क्या हुआ, जब हम गिनती करते हैं कि किसी भी देश में रहने वाले, ये तो हमें ये तो हम अज्यूम कर लेते हैं ना कि हाँ इसमें 1000 लोग होंगे या 2000 लोग होंगे, लेकिन वास्तव में कितने लोग उस क्षेत्र में रहते हैं उसकी गिनती की जाती है। तो वो गिनती हर 10 साल पे की जाती है। वो जो गिनती की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम जनगणना कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर है जनगणना किसे कहते हैं, जब लोगों की गिनती की जाती है। और जो हमारे इंडिया में जनगणना की गई थी वो 1881 में हुई थी। फर्स्ट जो हमारी जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 1881 में। वैसे ये हमारी 1872 में हुई थी, लेकिन ये कंप्लीट कब हुई थी, 1881 में हमारी जनगणना कंप्लीट हुई थी। कहाँ की, इंडिया की। तब से लेकर के 1881 से लेकर के हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, हर 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। जैसे हमारी लास्ट जनगणना कब हुई थी, 2021 में। देखिए अगर हम 1881 से देखें तो हमारी 2011 में हुई थी सेकंड, और उसके बाद से अगर हम 10 साल लगाए तो कितने हुए, 2021 में हमारी लास्ट हुई थी। ठीक है, तो हमारी जो 2011 में हुई थी तो हमारी भारत की जनगणना कितनी थी, 121 करोड़। और जो हमारी 2021 में हुई थी उस टाइम पे हमारी कितनी थी जनसंख्या, 139 करोड़। अब बढ़ गई है हमारी। वैसे किसी भी देश की जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो ये नहीं है इसका मतलब कि उस देश के लिए नुकसान है, नहीं, नुकसान नहीं है, बल्कि जो उस देश की जनसंख्या होती है ना वो उस देश को डेवलप करने में हेल्प करती है, रिसोर्सेज का यूज़ करने में हेल्प करती है। और जो इतने सारे हमारे जिससे कितनी सारी मशीनें आती है उसका आविष्कार करती है। हमारी जनसंख्या वेस्ट नहीं होती, हमारी जनसंख्या बहुत यूज़ है हमारे कंट्री को डेवलप कंट्री बनाने के लिए और रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए और काम करने के लिए। जैसे कि नई नई तकनीकें जो आती है, नई नई रिसर्च करने के लिए हमारी जनसंख्या बहुत उपयोगी होती है। ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट होती है। तो जनसंख्या इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, देख जैसे जो हमारे रिसोर्सेज होती है वो वेस्ट होती है, अगर वो लोग नहीं होंगे तो उसका यूज़ कौन करेगा अच्छी तरह से, वरना वो तो पड़ी रहेगी, उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो हमारे संसाधन का कोई यूज़ ही नहीं है, जब तक उसको यूज़ करने वाला कोई लोग ही नहीं रहेगा तो हमारे रिसोर्सेज का यूज़ कैसे होगा, वो तो वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो संसाधन का उपयोग किया जाता है, और कौन करता है संसाधन का उपयोग, लोग करती है, जनता करती है। तो इसलिए अगर किसी भी देश की जनसंख्या ज़्यादा है तो हमें उसको नेगेटिव में ना लेकर के उस चीज़ को हमें पॉजिटिव में लेना चाहिए। तो जनगणना समझ में आ गया। अभी हर 10 साल पे होती है। इसके बाद हमने देखा था कि जनसंख्या वाला कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे कि जो हमारी जनसंख्या का साइज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण किस तरह से है हमारे इंडिया में, जनसंख्या का आकार और भारत और वितरण। और ये कहाँ पर देखेंगे हम, ये हम देखेंगे इंडिया में। जनसंख्या का आकार और वितरण, ठीक है, कहाँ पर, इंडिया में। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो जनगणना क्या होता है, जब लोगों की गिनती की जाती है। तो अगर हम 2011 की जनगणना को देखें तो उस टाइम पे हमारी जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़ थी। और जो हमारे इंडिया का क्षेत्रफल था वो उस टाइम पे कितना था, 2.4%। तो देखिए उस टाइम पे हमारी जनसंख्या कितनी ज़्यादा थी, और जो हमारा इंडिया का क्षेत्रफल था वो ओनली 2.4 था, 2.4%। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे संसाधन तो कम है, 2011 के टाइम की बात कर रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज तो कम है, लेकिन जो हमारी जनसंख्या है वो कितनी ज़्यादा है। देखिए 121 करोड़ हमारी जनसंख्या
थी 2011 में, और हमारे रिसोर्सेज कितने थे, बहुत कम थे, 2.4% से कम थे हमारे रिसोर्सेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या ज़्यादा थी और रिसोर्सेज कम थे, लेकिन फिर भी उस टाइम पे हमारे भारत में जनसंख्या की कमी नहीं हुई, लोगों ने उसका अच्छे से यूज़ किया। और अगर हम भारत की जनसंख्या को देखें कि विश्व की जनसंख्या का कितना है, 17.5% है हमारी, जो टोटल वर्ल्ड की जनसंख्या है ना उसका हमारी इंडिया की जनसंख्या कितनी है, 17.5% है हमारी। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो हमारी, और अगर हम अन्य कंट्री से अपने इंडिया की कंपेयर करें तो हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका जो परसेंट है उसका कितना ज़्यादा है, मतलब अगर हम दूसरे देश से कंपेयर करें इंडिया की जनसंख्या की ज़्यादा है, उस दूसरों के कंपेयर में हमारी जो इंडिया की जनसंख्या ज़्यादा है। और अगर हम देखें कि जो हमारी भारत की जनसंख्या है वो केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही है, जैसे कि अगर हम फ्रांस की बात करें या किसी और देश की बात करें तो उस देश में रहने वाले लोग केवल उसी तक ही सीमित होंगे, या तो फिर यहाँ एक दो देश में और मिल जाएंगे आप लोगों को। लेकिन जो हमारी इंडिया की जनसंख्या है ना उसका जो फैलाव है वो जो है ना हर क्षेत्र हर जगह देखने को मिलेंगे हमारी इंडिया के लोग तुम लोग को। तो हमारी जो इंडिया के लोग का जो क्षेत्रफल है वो जो फैले हुए है ना वो हर जगह हर देश हर क्षेत्र में मिल जाएंगे हमारे भारत के लोग। ठीक है, तो ये था हमारा उसका साइज और डिस्ट्रीब्यूशन कि कितना साइज है, किस तरह से बांटा गया, कितने रिसोर्सेज थे उस टाइम पे, और जो हमारी इंडिया थी वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी भारत की जनसंख्या। वो तो अभी भी है, हमारी भारत की जनसंख्या आप लोगों को हर देश में हर जगह हर क्षेत्र में देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि भारत के लोग केवल भारत में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनसंख्या घनत्व। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो हम अब देख लेते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम इजी वे में समझते हैं कि ये होता क्या है। ये कोई भी एक कंट्री है, ये जैसे कि हमारा मान लो ये हमारी इंडिया है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ मैं आप लोगों को, ये हमारी इंडिया है। और ये क्या है, ये हमारा एक वर्ग है। जैसे इंडिया में कोई भी, अगर हम एक स्क्वायर की बात करें, जैसे कि देखिए ये हमारा इंडिया था और ये हम देखिए ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा बिहार है। ठीक है, तो ये हमारा बिहार है। तो हम देखेंगे कि बिहार की जो जनसंख्या है उसका घनत्व कैसा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि घनत्व कहते किसको है। तो जो ये हमारा एरिया है ये तो हो गया हमारा इंडिया, ये हमारा हो गया बिहार। तो जो हमारा ये स्क्वायर शेप में एरिया है इसको अगर हम 4 उसमें डिवाइड कर दें, यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या है इसी क्षेत्र में, इस जो हमारा वर्ग किलोमीटर है इसी क्षेत्र में जो बिहार की रहने वाली जो जनसंख्या है उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा घनत्व है। क्लियर हुआ। तो जैसे ये हमारा इंडिया और ये हमारा बिहार है। ठीक है, तो एक वर्ग किलोमीटर में जो कितने लोग रहते हैं, ये हमारा एक वर्ग हो गया। ये हमारा बिहार था और बिहार को हमने क्या मान लिया, एक वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर रहने वाले जो लोगों की जनसंख्या है, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, कितने जो लोगों की संख्या है, कितने मेंबर यहाँ पर रहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं घनत्व, जनसंख्या घनत्व। जैसे अगर हम बिहार की जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा देश में सबसे ज़्यादा है। तो हमारा जो ये बिहार का जनसंख्या घनत्व है, तो हमारा जनसंख्या घनत्व क्या होता है, देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये था हमारा क्या, ये हमारा इंडिया और ये क्या है हमारा, ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर शेप, मतलब वर्ग किलोमीटर। ये हमारा वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और अगर हम यहीं पे एक वर्ग किलोमीटर और देखें तो ये अगर हम दिल्ली की बात करें तो
अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो 1000 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, तो ये क्या हो गया, ये हमारी दिल्ली की जनसंख्या घनत्व हो गई। तो हमारा जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो जनसंख्या घनत्व वो होता है कि जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जो रहने वाले लोगों की संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जनसंख्या कहते हैं। जैसे ये हमने बिहार का जनसंख्या घनत्व देखा कितना, ये हमने दिल्ली का देखा, इसी तरह से हम दूसरी कंट्री का भी इसी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में जनसंख्या घनत्व का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ये वाला डायग्राम अच्छे से बना दीजिएगा। इस तरह से एक सर्कल बना के, फिर इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर बना के यहाँ पे लिख दीजिएगा बिहार, और बिहार की कितने जनसंख्या घनत्व है, और यहीं पर दिल्ली की बना देना, और फिर यहाँ पे और अदर कंट्री की बना के इस तरह से जनसंख्या घनत्व को हम शो कर सकते हैं एक पिक्चर के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम अपना आंसर लिखते हैं तो हमारे मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर जिस तरह से अभी हमने बिहार का जनसंख्या घनत्व देखा, और उसी तरह से हम हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो बहुत कम है। कितनी है, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ओनली 17। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये हमारा था जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, वेट, अभी इसमें हमारे कुछ एक पॉइंट्स रह गए हैं, देख लेते हैं। देखिए, तो जो भारत की आधी आबादी है तो वो केवल 5 राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हमारा महाराष्ट्र हो गया, और हमारा आंध्र प्रदेश, इसमें रहती है। किसकी, भारत की जो आधी आबादी है ना, ये इन 5 राज्यों में रहती है, जो हमारी भारत की आधी से ज़्यादा आबादी है। ठीक है, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो हमारी जनसंख्या का केवल 50% हिस्सा रहता है। तो हमारी जो इंडिया है, वो इंडिया का जो हमारी पॉपुलेशन है वो राजस्थान में बहुत कम लोग रहते हैं, हमारी इंडिया के ओनली 5%। कितने, ओनली 5%। ठीक है, और अगर हम भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे भूमि जो है हमारी उपजाऊ होती है। इस इलाके में जो हमारी मानव गतिविधि होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब काम की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, वुमेन से रिलेटेड काम वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। कहाँ पे, मैदानी इलाके में। तो इसलिए जो हमारी मैदानी इलाका होता है ना, वहाँ पर हमारी भारत की जनसंख्या का जो आबादी होती है, जनसंख्या का जो टोटल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, सघन आबादी वाला क्षेत्र होता है। मतलब इसलिए जो हमारे मैदानी इलाके होते हैं ना, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारी मैदानी इलाका होता है ना, वो क्या होता है, वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ नहीं होता। यहाँ की जो मिट्टी होती है ना, वो उपजाऊ होती है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस जो हमारे मैदानी इलाका होता है वहाँ पे भूमि भी उपजाऊ होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती हमारी मैदानी इलाकों में। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, मैदानी इलाकों की। वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस नहीं करना पड़ता। और वहाँ पे क्या होता है, सेकंड वहाँ पे ये होता है कि जो वहाँ पे वुमेन से रिलेटेड बहुत सारे काम की अपॉर्चुनिटी होती है, मानव गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलती है मैदानी इलाकों में। इसलिए जो हमारे मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर हमारी भारत की जनसंख्या का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लोग मैदानी इलाकों में ही रहना पसंद करते हैं और वहाँ पर ही रहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैदानी इलाकों में भारत की जनसंख्या का ज़्यादा आबादी कहाँ क्यों रहती है, तो हम ये 3 पॉइंट्स लिख देंगे कि मैदानी इलाकों में क्यों रहती है। सबसे फर्स्ट कि वहाँ की जो भूमि होती है वो ऊबड़ खाबड़ नहीं है, और यहाँ की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, और यहाँ पे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लोग इजीली काम कर सकते हैं, और यहाँ पे काम की अपॉर्चुनिटी लोगों के पास ज़्यादा होती है। इसलिए हमारे जो मैदानी इलाके होते हैं ना, यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। इस तरह से आप एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है कि मैदानी इलाकों में लोग, हमारी भारत की जनसंख्या की ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन। मतलब क्या, जनसंख्या वृद्धि से क्या समझ में आता है आप लोगों को कि जनसंख्या में वृद्धि और परिवर्तन किस तरह से है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं।
तो जो हमारा 1881 में फर्स्ट जनगणना हुई थी, ये एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कई बार कि हमारी फर्स्ट जनगणना कब हुई थी और लास्ट कब हुई थी, तो ये दोनों अच्छे से देख लीजिएगा। तो हमारी फर्स्ट हुई थी 1881 में और लास्ट कब हुई थी 2021 में, ठीक है। तो अगर हम जो हमारा 2001 में जो हमारी जनगणना हुई थी, अगर हम उसको 2011 से कंपेयर करें तो उससे हमारी जो इंडिया की जनसंख्या है वो कितनी बढ़ी है, 9.3% बढ़ी है हमारी इंडिया की जनसंख्या। मतलब जो हमारी 2001 में है वो कम थी हमारी इंडिया की जनसंख्या, लेकिन 2011 में जो हमारी जनगणना हुई तो पता चला कि 9.3% हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जो कि हमारी पहले से 2% कम थी। मतलब जो हमारी पहले 2001 की अगर हम जनसंख्या देखें तो उस टाइम पे हमारी जनसंख्या ज़्यादा थी, तो हमारी जो अगर हमने 2011 में जनगणना की तो हमारी 9.3% थी, मतलब पहले से हमारी 2% कम थी। देखिए ये हमारी 2001 में हुई थी जनगणना, तो उस टाइम पे हमारी कितनी थी, 9 उस टाइम पे तो हमारी 9.3, अगर उसमें वृद्धि हुई है तो उस टाइम पे हमारी 9 पॉइंट से ज़्यादा रही होगी। और वहीं अगर हम 2011 की बात करें तो उस टाइम पे हमारी कितनी थी, 11.3 थी। देखिए ये अगर हम 2001 की बात करें तो हमारी कितनी थी, 11.3, और अगर हम 2011 की बात करें तो हमारी %। तो क्या देखने को मिलता है कि पहले से 2% की कमी हुई है। तो हमारी जो 2011 में थी वो ज़्यादा थी, 2011 में हमारी कम हो गई 9.3%, तो पहले से 2% कमी हुई है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम जनसंख्या, भारत की जनसंख्या की वृद्धि का अगर हम वो देखें स्थान कि कौन से हमारा लेवल है हमारी इंडिया का, तो हमारी जो इंडिया वो 93 नंबर पर है जनसंख्या के मामले में। बट अब जो है हमारा जनसंख्या की बात करें तो हमारे इंडिया फर्स्ट नंबर पर आ गई है। तो ये क्या, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमारे लिए क्या, ये एक हमारे लिए जो हमारी जनसंख्या है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे संसाधनों का अच्छे से प्रयोग हो रहा है, नई नई तकनीकें आ रही है हमारे इंडिया में, जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। तो जनसंख्या का बढ़ना हमें हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। और जो हमारी इंडिया है उसको डेवलप करने में भी हेल्प करिए। अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग मिलकर के काम करेंगे, तभी तो हम एक विकसित देश बन पाएंगे। तो जनसंख्या का बढ़ना एक अच्छी बात है। उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है जन्म दर, बर्थ रेट। ठीक है, तो बर्थ रेट क्या होता है, देखिए ये होता है हमारा कि प्रति हजार जो हमारे व्यक्ति होते हैं उस पर कितने व्यक्ति बर्थ ले रहे हैं, मतलब कितने व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, 1000 व्यक्ति पर कितने व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस रेट को हम कहेंगे जन्म दर। तो जन्म दर हमारा क्या होता है, प्रति 1000 व्यक्ति पर जो बर्थ लेने वाले जो बच्चे होते हैं उसकी संख्या को क्या कहते हैं, उसकी संख्या को हम जन्म दर कहते हैं, बर्थ रेट कहते हैं। और अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो उस टाइम पे हमारी इंडिया की जन्म दर, बर्थ रेट कितनी थी, 20.2 प्रति 1000 व्यक्ति थी। कब की बात कर रहे हैं हम, ये 2011 की जनगणना में 20.2 प्रति 1000 व्यक्ति थी हमारी क्या, जन्म दर। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। और अगर हम मृत्यु दर की बात करें, डेथ रेट, तो हमारी डेथ रेट कैसी थी, देखिए
तो वही जैसे अभी हमने देखा, प्रति 1000 व्यक्ति में से जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहेंगे, और प्रति 1000 व्यक्ति में से मरने वालों की संख्या को हम क्या कहेंगे, वो हमारा मृत्यु दर हो गया। प्रति 1000 व्यक्ति पर से जो हमारी मरने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मृत्यु दर कहते हैं। और अगर हम ये डाटा भी अच्छे से देख लीजिएगा, अगर हम 2011 की बात करें तो उस टाइम पे हमारी जो इंडिया की डेथ रेट थी वो कितनी थी, 7.4 प्रति 1000 व्यक्ति थी। किस टाइम पे, 2011 पे। लेटेस्ट डाटा हमारा अभी आया नहीं है, आप लोगों की बुक में अभी नहीं आया, हो सकता है अभी आगे वाले साल में आए, लेकिन ये डाटा आप लोग को अवेलेबल इजीली मिल जाएगा। या हमारी जो वीडियोज़ आएगी 1 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपने आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, आगे के टॉपिक्स को देखेंगे विथ नोट्स। तो हमने आज की वीडियो में क्या क्या देखा उसका हम ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा पॉपुलेशन का मीनिंग, उसके बाद हमने देखा जनगणना, उसके बाद जनसंख्या का आकार और वितरण। ये टॉपिक हम देख रहे हैं कि अभी हमने क्या क्या किया उसका व्यू। उसके बाद हमने देखा था जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन। इसके बाद हमने बर्थ रेट और डेथ रेट देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।